नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। मैं तेजकरण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अध्याय कालीबंगा एवं आहड़ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्याख्यान में हम राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, गीलुंड, बैराठ, बालाथल इत्यादि जो सभ्यताएं पनपी, उन सभ्यताओं के बारे में, उनके रहन सहन, उनके जनजीवन और भारत में निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर लोह काल तक के अवशेष हमें राजस्थान के इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। राजस्थान भी भारतीय सिंधु सरस्वती नदी घाटी की तरह एक समृद्ध सभ्यता का क्षेत्र रहा है। जिस समय भारत के विभिन्न भागों में प्राचीन सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उसी समय राजस्थान के भी विभिन्न क्षेत्रों में एक समृद्ध सभ्यता हिलोरे मार रही थी। पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल और लोह काल तक के जनजीवन के अवशेष हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी सभ्यता के विश्व की प्राचीनतम सभ्यता होने का जब दंभ भरना आरंभ किया, तब हमारे देश के पुरातत्ववेताओं ने इसे चुनौती के रूप में लिया और राजस्थान में, न केवल भारत में बल्कि राजस्थान में भी अनेक पुरा महत्व के क्षेत्रों के उत्खनन शुरू हुए। इन्हीं प्रयासों के तहत राजस्थान में प्रसिद्ध पुरातत्ववेता अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा तथा ऐसे ही दूसरे महत्वपूर्ण टीलों को खोज निकाला। इस कार्य को बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने आगे जारी रखा। इस पुरातत्ववेताओं ने अन्य कुशल पुरातत्ववेताओं की सहायता से कालीबंगा के पुराने टीलों को खोदकर इसमें न केवल सिंधु या हड़प्पा के समकालीन वरन उससे भी प्राचीन संस्कृति के अवशेष ढूंढ निकाले। जैसा कि हम जानते हैं, कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पा काल की संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान का यह ऐतिहासिक स्थान वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में सूखी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस नदी के कांठे में ऐसे कई स्थान हैं जो उस युग की सभ्यता की कहानी बताते हैं। कालीबंगा में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य 1952 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1961 से लेकर 1969 तक फिर उत्खनन कार्य शुरू हुआ। कालीबंगा की खुदाई का कार्य 5 स्तरों तक किया गया था। प्रथम एवं द्वितीय स्तरों को हड़प्पा से भी प्राचीन माना गया है तथा तीसरे, चौथे और 5वें स्तरों को हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। खुदाई के लिए घग्गर नदी के, जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था, उसके 2 टीलों को चुना गया जो आसपास की भूमि से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान थे और जिनका क्षेत्रफल लगभग आधा किलोमीटर के आसपास था। इनमें गहरी और चौड़ाई में खुदाई की गई। यहाँ की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि प्रस्तर धातु काल में, जबकि अन्य क्षेत्रों में विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीन सभ्यताएं विकसित थी, राजस्थान के इस उत्तरी पश्चिमी भूभाग में उससे भी श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता विकसित हो चुकी थी। इस समृद्ध सभ्यता को यदि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, तो इसके समकक्ष अवश्य रखा जा सकता है। यदि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जा सकता है, तो कालीबंगा को
सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र अवश्य कहा जा सकता है। कालीबंगा की खुदाई विभिन्न चरणों में हुई और उसका विकास काल भी हमें विभिन्न युगों का पाया जाता है। कालीबंगा से हमें नगर एवं भवन निर्माण के उल्लेख या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के टीले की खुदाई से कालीबंगा में प्राचीन नगर होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसको 5 स्तरों में देखा जा सकता है। इसमें से 3 स्तर ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इन्हें पुनर्निर्मित किया गया हो, क्योंकि उस युग में इन कांठों की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। अतः सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की थी। उत्खनन से स्पष्ट हो जाता है कि कालीबंगा का यह क्षेत्र और उसकी सभ्यता किसी विशेष शैली के अनुरूप निर्मित हुई थी, जिसमें हड़प्पा तथा स्थानीय विशेषताओं का समुचित समन्वय हो गया था। मकानों की कतारों के मध्य में सड़कें और गलियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। सैंधव सभ्यता की तरह नगर निर्माण कला में यहाँ भी हमें वैसी विशेषताएं दिखाई देती है। यहाँ लंबे चौड़े और साफ सुथरे मार्ग थे, जिनकी चौड़ाई 5 से लेकर 5.5 मीटर दिखाई देती है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति भी यहाँ दिखाई देती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल में यहाँ नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार विकसित हो रहा था। यहाँ बने हुए मकान भी मिट्टी की ईंटों से बनाए गए हैं। मिट्टी की ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर के आसपास है। ईंटों की चुनाई करने के बाद उन ईंटों पर मिट्टी के गारे का प्लास्टर भी किया जाता था। कालीबंगा के इन मकानों में 4-5 बड़े कमरों, दालान और युक्त कुछ मकान प्राप्त होते हैं। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लेपा गया है। मकानों के प्रवेश द्वारों के आसपास चबूतरे बने हुए हैं। 1-2 मकानों में हमें पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संपन्न लोग अपने मकानों की फर्श को पकाई गई ईंटों से पक्का कर लिया करते थे। यद्यपि सिंधु सभ्यता की तरह हमें इस क्षेत्र की खुदाई में ईंटें पकाने का भट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः यहाँ के लोग ईंटों को धूप में पकाकर तैयार करते होंगे। पक्की ईंटों का प्रयोग नालियों और कुओं में किया गया था, ऐसा कई अवशेषों से प्रमाणित हो जाता है। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियाँ और मकानों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिनमें गंदा पानी गिरता रहता था। गंदा पानी चारों ओर न फैले, इसके लिए गड्ढों में एक विशेष प्रकार के गोल आकार भांड एक दूसरे पर लगाकर रख दिए जाते थे और इन भांडों से बहने वाले पानी को ज़मीन सोख लेती थी। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग जन स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में काफ़ी जागरूक थे। मकानों की छतों के लिए लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किए जाने की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। ऐसा प्रतीत होता है कालीबंगा के निवासी अपने मकानों की छतों को पक्का करने की कला से अनभिज्ञ थे। मकानों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी यहाँ देखी गई है। भोजन पकाने के लिए घरों में चूल्हे होते थे और प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि चूल्हे जमीन की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे दोनों ही प्रकार के बनाए जाते थे। जमीन की सतह के नीचे निर्मित चूल्हों में ईंधन डालने और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छिद्र बनाए जाते थे। कालीबंगा के क्षेत्र में एक बड़े टीले की खुदाई के कुछ वर्षों बाद छोटे वाले टीले की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। खुदाई के अंतिम स्तरों पर हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा पूर्व की सभ्यता की संज्ञा दी गई है। ऐसी ही सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में कोट डिगी नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। कोट डिगी और हड़प्पा पूर्व के इन अवशेषों में एक विशेष प्रकार की साम्यता हमें देखने को प्राप्त होती है।
यहाँ से लघु पाषाण औजार एवं तांबे की वस्तुएं भी हड़प्पा की तुलना में अधिक प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के बर्तन यद्यपि उतने कलात्मक एवं ठोस नहीं है जितने हड़प्पा के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। यहाँ से उपलब्ध पात्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है इनमें से कुछ को अंतिम रूप देने के लिए ऊपरी सतह को गीली अवस्था में ही रगड़ा गया था, जिससे इनमें धारियाँ लुप्त हो गई है। इन मृत भांडों को अधिकतर लाल धरातल पर काले रंगों से ही सादे सुंदर ढंग से ज्यामितिक डिजाइन देकर सजाया गया है। छोटे टीले एवं द्वितीय स्तर के उत्खनन से जानकारी प्राप्त होती है। इसके चारों ओर चौड़ी दीवारें एवं खाइयाँ भी बनाई गई थी। इनमें बड़े बड़े कमरे, एक कुआं और एक लंबा दालान प्राप्त होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा की मुख्य बस्ती के बिल्कुल निकट एक सुरक्षा चौकी के रूप में ये भवन रहा होगा। संभव है यह स्थान सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा हो और नगर व्यवस्था में सहयोग देता रहा हो। इसी प्रकार कालीबंगा से हमें अनेक प्रकार के बर्तन एवं अन्य सामग्रियां प्राप्त होती है। कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी के कई बर्तन और उनके कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों की कुछ खास विशेषताएं हैं। ये बर्तन काफ़ी पतले और हल्के हैं। इन्हें चाक पर बनाया गया है, परंतु इन बर्तनों में सुंदरता एवं सुडौलता का सर्वथा अभाव पाया जाता है। बर्तनों का रंग लाल है, परंतु शीर्ष और मध्य भाग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। इन बर्तनों पर चौकोर, गोल, जालीदार, घुमावदार, वृत्ताकार, त्रिकोण एवं समानांतर रेखाओं द्वारा अलंकरण किया गया है। अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर आदि की आकृतियां भी उत्कीर्ण की गई है। साथ ही साथ कुछ बर्तनों पर मछली, कछुए, बत्तख, हिरण आदि की आकृतियां भी देखने को मिलती है। इन बर्तनों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के लोगों को रंगों का भी पर्याप्त ज्ञान था और बर्तनों के अलंकरण में वे काफ़ी दक्ष हो गए थे। इन बर्तनों में मुख्य रूप से घड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावल, पेंदे वाले ढक्कन और तवे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मकानों एवं बर्तनों के अतिरिक्त कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषों में खिलौने, पशु एवं पक्षियों के स्वरूप के, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, तोल के बाट, तांबे की चूड़ियाँ, चाकू, तांबे के औजार और कांच के मनके इत्यादि बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के भांडों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है वह सैंधव लिपि से ही मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में एक कठिनाई यह भी है कि लिपि के अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं। यह लिपि सैंधव लिपि की ही तरह दाएं से बाएं लिखी जाती प्रतीत होती है। इसी प्रकार कालीबंगा से हमें दुर्ग के भग्न अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की खुदाई से हमें एक बड़े दुर्ग के भग्न अवशेष भी प्राप्त होते हैं। सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिम दिशा के उन्नत टिल्ले पर बनाया गया था। दुर्ग की आकृति समचतुर्भुजाकार है। इस दुर्ग के परकोटे के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग के दक्षिणी अर्धांश में कच्ची ईंटों और मिट्टी से चबूतरे निर्मित हैं। चबूतरों को एक दूसरे के गलियारों द्वारा विभक्त किया गया है। इन गलियारों की चौड़ाई यद्यपि एक समान नहीं है, परंतु ऊंचे चबूतरों और उन पर गलियारों में बनी सीढ़ियों द्वारा चढ़ने के रूप में प्रयोग किया जाता होगा। एक चबूतरे पर एक कुआं और एक अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि संभवतः चबूतरे धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बनाए गए थे। अग्नि वेदिकाओं की आकृतियाँ कुंडनुमा हैं। दुर्ग में प्रवेश हेतु दो द्वार, एक उत्तर दिशा में और दूसरा दक्षिण दिशा में है। दक्षिणी द्वार यद्यपि नष्ट हो चुका है, परंतु इसके अवशेषों
में हमें सीढ़ियाँ प्राप्त होती है। अतः अनुमान किया जाता है कि इन सीढ़ियों के माध्यम से दुर्ग में प्रवेश किया जाता रहा होगा। इसी प्रकार कालीबंगा के उत्खनन से हमें दाह संस्कार के अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं। इनके अध्ययन के उपरांत पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है कि कालीबंगा में मुख्यतः 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता होगा। नंबर 1, आयताकार और अंडाकार गर्तों में शव को सीधा लिटा दिया जाता था। दूसरा, वृत्ताकार गर्तों में शवाधान करना तथा तीसरा, आयताकार या अंडाकार गर्तों में मृद भांड निक्षेप करके दाह संस्कार किया जाता रहा होगा। दूसरी और तीसरी कब्रों में शव नहीं मिले हैं, अतः पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि संभवतः ये प्रतीकात्मक शवाधान के रूप में बनाए गए होंगे। प्रथम प्रकार की कब्र में शव को लिटाया जाता था। शव का सिर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखे गए हैं। सिर के पास अनेक मृदभांड और दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं रखी गई है, जिनको देखकर हमें मिस्र के पिरामिडों की याद आ जाती है। इसी प्रकार प्रथम श्रेणी की इन कब्रों को मिट्टी से बूरकर ऊपर से कच्ची ईंटों की चुनाई किए जाने के अवशेष प्राप्त होते हैं। अस्थिपिंजर के अवशेषों में एक ऐसा अस्थिपंजर मिला है जिसमें एक खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं, जिससे हमें कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें प्राप्त सामग्री के आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा पूर्व की सभ्यता कहा गया है, और जो हड़प्पा पूर्व की और सभ्यता जो पाकिस्तान में कोट डीगी है, उसके जैसी इसको संज्ञा दी गई है। कोट डीगी सभ्यता और हड़प्पा पूर्व के स्तरों से हमें एक ही जैसी एक समान चीज़ें देखने को प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा की खोज ने पुरातत्ववेत्ताओं के सामने एक और नया प्रश्न खड़ा किया कि हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के निर्माता कौन थे और उनका हड़प्पा वासियों से क्या संबंध था। एक संभवतः ये हो सकती है कि हड़प्पा पूर्व के लोग, जिनकी अर्थव्यवस्था हड़प्पा के लोगों से काफ़ी पिछड़ी हुई थी, बिल्कुल भिन्न रहे हों और बाद में हड़प्पा के लोगों ने उन पर प्रभुत्व जमा लिया हो। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि दोनों एक ही समुदाय की 2 श्रेणियां रही हो। एक अपने विकास की आरंभिक अवस्था में थी और दूसरी विकास के बाद वाली अवस्था में। संभवतः सैंधव सभ्यता का प्राचीन स्वरूप विकसित अवस्था में आने से पहले वही रहा हो जो कालीबंगा और कोट डीजी नामक स्थानों पर देखने को मिलता है। जैसा कि हम आज भी ये सहज देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जैसा विकास आज हमें भारतवर्ष के बम्बई, पूना, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में दिखाई देता है, वैसा विकास हमें सुदूरवर्ती आसाम, राजस्थान के पिछड़े हुए इलाकों में वो दिखाई नहीं देता है। तो उससे ये कहा जाना कि आज बम्बई, राजस्थान या सुदूर पूर्व असम में स्थित सभी क्षेत्र क्या एक ही सभ्यता के नहीं है। इसी प्रकार जैसा इन स्थानों में हमें जो विकास क्रम दिखाई देता है, उसी के हिसाब से संभवतः ये हो सकता है कि हड़प्पा पूर्व और कोट डीजी सभ्यता के जो स्तर हैं, वो सिंधु सभ्यता के ही लोगों के विकसित होने से पहले की अवस्था के हों और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण के रूप में हमें दिखाई देते हैं। आरंभिक स्वरूप समय पाकर अपने तकनीकी एवं भौतिक ज्ञान के सर्वतोन्मुखी विकास के फलस्वरूप विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता के रूप में प्रकट हुआ हो। यह क्रम वर्तमान युग में भी जारी है और एक ही स्थान और जाति विशेष के लोग बदलते हुए समय के साथ हमें आवास, पोशाक और आवश्यक उपभोग की वस्तुओं में निरंतर
परिवर्तन और प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।